नमस्कार, डिबेट के नंबर 1 शो ताल ठोक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। देखिए, पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान की शहबाज सरकार बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई है। एक तरफ जहां भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, तो वहीं पाकिस्तानी शहबाज शरीफ के तख्ता पलट की तैयारी शुरू कर दी है, बल्कि अब वो अंतिम चरण में भी होगी तैयारी। इसके पीछे दो बड़ी वजह हम आपको बताते हैं। पहली वजह क्या है? पहली वजह यह है कि पाकिस्तान में पहली बार आईएसआई चीफ आसिम मलिक को रातों रात एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बनाया गया, लेकिन एनएसए होने के बावजूद आईएसआई चीफ वो बने रहेंगे आसिम मलिक। मतलब जनरल मुनीर ने शहबाज शरीफ के दोनों तरफ घेरा बांध दिया है, दोनों तरफ से उन्हें घेर लिया। शहबाज सरकार की दूसरी मुसीबत क्या है वो भी आपको बता देते हैं। पाकिस्तान में सेना और सरकार में अंदर ही अंदर काफी तनातनी चल रही है। एक हफ्ते से पीएम शहबाज शरीफ के सामने नहीं आने पर सवाल उठ रहे हैं। वहां के पत्रकार सवाल पूछ रहे हैं सरकार से कि कहां है हमारे वजीर आजम। और इस बीच जनरल मुनीर की सेना ही सभी फैसले ले रही है। वैसे तो सेना ही पाकिस्तान में सारे फैसले लेती है, लेकिन अब खुलेआम ले रही है। पाकिस्तानी हुकूमत का हाल ऐसा हो गया है कि मंत्रियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आर्मी के अफसर बैठने लगे हैं और खुलेआम पर्ची लिखकर मंत्रियों को नकल दे रहे हैं कि ये बोलना है, क्या बोलना है। मीडिया के सवालों का किस तरीके से जवाब देना है, बाकायदा नकल पकड़ाई जा रही है वहां के मंत्रियों। ऐसे में सवाल है कि क्या पाकिस्तान में 1999 वाला इतिहास दोहराया जाएगा? कहने का मतलब है कि जिस तरह करगिल जंग के बाद जनरल मुशर्रफ ने नवाज शरीफ का तख्ता पलट किया था, क्या जनरल मुनीर भी नवाज के छोटे और दुलारे भाई शहबाज शरीफ के साथ वैसा ही करने जा रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, नवाज शरीफ की लगातार नसीहत के बावजूद आखिर किसके दम पर भारत को गीदड़ भभकी दे रही है शहबाज सरकार? आज इन्हीं मुद्दों पर ताल ठोक कर करेंगे चर्चा। पाकिस्तान से भी मेहमान हमारे साथ होंगे और इंडिया से तो पैनल हमारे साथ हो गए, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए। सवाल सर, गुज़िश्ता 1-1.5 हफ्ते से सारी सिचुएशन चल रही है। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मियाँ शहबाज शरीफ साहब कहाँ हैं? वो कहीं हमें फ्रंट पे नज़र नहीं आ रहे। हम अमेज्ड कि आपको ये भी नहीं पता, तो बड़ा हैरानगी की बात है। दूसरा जो तो इसे गायब को तो ही इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। आई मीन फ्रैंकली वी आर ऑल द मिलिट्री एंड द सिविल लीडरशिप अंडर हिज चेयरमैनशिप हैज बीन वर्किंग द डे एंड नाइट। इंशाल्लाह हम वहाँ दिल्ली जाकर जामे मस्जिद दिल्ली में मौलाना फजल रहमान की क़ियादत में सुबह की नमाज भी वहाँ पढ़ेंगे और आज़ान भी हम देंगे। बॉर्डर्स पे टेंशन है, डरना नहीं है, हर चीज़ का मुकाबला करना है। बॉर्डर्स पे टेंशन है, आज एक एटमी कुव्वत है, पाकिस्तान के पास एटम बॉम्ब है। जो मौजूदा इंडिया इस वक्त जो जंग की हालत में धमकियां दे रहा है, आप उसका जवाब दें। आपकी तरफ से कोई जवाब नहीं जा रहा। आपके तो ये ट्वीट कर रहे हैं कि जंग का खतरा है, इस बात का तो हर बंदे को पता है कि जंग का खतरा है। तो आपने देखी पाकिस्तान के हालात अंदर खुद कितने खराब हैं। इस पर चर्चा करते हैं और हमेशा की तरह शानदार पैनल हमारे साथ यहाँ इंडिया से भी मौजूद है और पाकिस्तान से भी हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ेंगे। मैं इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। प्रेम शुक्ला भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक वोरा पूर्व राजनयिक यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। कर्नल रिटायर्ड अनुराग शुक्ला रक्षा विशेषज्ञ कुछ ही पलों में हमारे साथ जुड़ेंगे। हर्षवर्धन त्रिपाठी सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ आज डिबेट का हिस्सा होंगे। कर्नल रिटायर्ड तेज टिक्कू रक्षा विशेषज्ञ यहाँ मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। इसके अलावा जो खबर है, ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन पाकिस्तानी रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कर्नल रिटायर्ड शाहिद चौधरी पूर्व आईएसआई अधिकारी भी हैं, वो हमारे साथ पाकिस्तान से जुड़ेंगे। हसन दुरानी पाकिस्तानी पत्रकार आज हमारे साथ होंगे, कल भी थे। मुफ्ती फिदा इलाही अब्बासी नेता हैं पीएनपी के, वो हमारे साथ मौजूद होंगे। पाकिस्तान के गेस्ट से बात करने से पहले प्रेम शुक्ला भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनसे मैं सवाल करूंगा। प्रेम शुक्ला,
सवाल यह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्थिति भी देखी जाए तो भारत बहुत बेहतर स्थिति में है। जिस तरीके से पूरी दुनिया पहलगाम जिहादी हमले के बाद भारत के साथ खड़ी है, ये वक्त बहुत मौजूद है पाकिस्तान को कुचलने का। और इसलिए भी ये वक्त बहुत अच्छा हो जाता है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ही पाकिस्तान को कुचलने की आवाजें उठने लगी हैं। तख्ता पलट बस होने ही वाला है, ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। देखिए, जब जो है भारत से पाकिस्तान टकराया है, इतिहास यही रहा है कि पाकिस्तान का तख्ता पलटा है। आपको ध्यान है 1965 के युद्ध के बाद अयूब खान का तख्ता पलट गया था। 1971 के बाद जुल्फिकार अली भुट्टो की क्या दुर्दशा हुई हर कोई जानता है। 1999 के बाद मियां नवाज शरीफ का किस तरह से जो है तख्ता पलटने का काम किया गया, यह भी हर किसी को ध्यान है। एक तरफ संप्रभु भारत है और दूसरी तरफ सेना के नियंत्रण में गुलामी करने वाला पाकिस्तान है जी। और भारत की जिस तरह की आज वैश्विक साख है, उसके सामने पाकिस्तान एक गधा प्रधान, आर्थिक रूप से बदहाल, आटे के लिए परेशान एक देश है। लेकिन वो अपनी जो है हरकतों से बाज नहीं आता, वह आतंकियों को पालने से बाज नहीं आता, वह दुष्ट देश बनकर अपने पड़ोसियों पर हमले करने से बाज नहीं आता, वह निर्दोषों का रक्त बहाने से बाज नहीं आता, वह समग्र विश्व की जो आतंकवाद की जो गर्भगृह है उसको पालने का कुकर्म करता है। ऐसे में समग्र वैश्विक मानवता का दायित्व बन जाता है कि इस शैतान को कुचला जाए, क्योंकि मानवता के हित में है कि आतंकवादियों को पालने वाले, आतंकवादियों को प्रायोजित करने वाले, आतंक की फैक्ट्री के माध्यम से पूरी दुनिया में निर्दोषों का नरसंहार करने वाले को सबक सिखाया जाए। तो ये वैश्विक जनादेश है, निश्चित तौर पर इसका पालन करना ये भारत का धर्म है। और उस धर्म का जो है अनुसरण निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सरकार, भारत की सेना, भारतीय जनमानस करने के लिए तत्पर है। अब इस समय जो है पाकिस्तान को यह समझना होगा कि उसको या तो वो आतंकवादियों का नाश करने के लिए स्वयं तैयार हो जाए, जिसके लिए तैयार नहीं है। और पाकिस्तान का रिकॉर्ड है कि उस्मा बिन लादेन उसको एबोटाबाद में सैनिक छावनी के पास पालने के बाद भी, अमेरिका से खैरात खाने के बावजूद, अमेरिका के भेजी हुई राशियों पर पलने के बावजूद वो अमेरिका से झूठ बोलता रहा कि उस्मा बिन लादेन हमारे पास नहीं है, मुल्ला उमर हमारे पास नहीं है। प्रेम शुक्ला जी, मैं लौटूंगा आपके पास। प्रेम शुक्ला जी, मैं लौटूंगा आपके पास। ब्रिगेडियर वकार हसन हैं हमारे साथ, पाकिस्तान से रक्षा विशेषज्ञ। ब्रिगेडियर वकार हसन, पाकिस्तान में ये हैशटैग मुनीर आउट क्यों ट्रेंड कर रहा है? बहुत सीधा सा सवाल। जी देखिए, इनको आपने 3 मिनट दिए, मुझे अगर 1 मिनट दे दें विदाउट इंटरप्शन तो फिर बात का मजा आएगा। दिए सर, दिए। अच्छा, आप इंतजार कर रहे हैं मेरी इजाजत का, दिए, बोलिए। क्योंकि देखें बड़ा मुल्क है, इजाजत लेनी चाहिए। जी जी। अच्छा, हम पाकिस्तान में ना, सॉरी टू से, जो अभी हरकतें हो रही हैं भारत में, तो कहते हैं बांदर टपोसियम। मतलब एक बंदर था, उसको किंग बना दिया गया, वो एक दरख्त से दूसरे दरख्त पे जाता था। 8 दिन हो गए हैं और वी आर जस्ट वेटिंग, और मीटिंग्स हो रही हैं, राजनाथ सिंह उधर जा रहा है, अमित शाह उधर जा रहा है। तो मेरे ख्याल में अपने घर को लगता है आपसे लंबी बातचीत होगी। वकार हसन, 1 मिनट नहीं, आप ज्यादा बोलिएगा। आपने बंदर की बात की, आपने बजरंग बली का नाम सुना है? आपने हनुमान जी का नाम सुना है, जिन्होंने अपनी पूंछ में आग लगाकर लंका जला दी थी? सुना है? सुना है? वो भी बंदर स्वरूप थी। मैंने अभी 2026 में मेरी किताब आ रही है। अरे किताब आप लोगों की, आपकी तो एक ही किताब चलती है सर, आपकी तो एक ही किताब चलती है जिसका हम भी बड़ा सम्मान करते हैं, लेकिन उस किताब से मैसेज आप गलत ले लेते हैं। वकार हसन, मुनीर आउट क्यों ट्रेंड कर रहा है? हैशटैग मुनीर आउट क्यों ट्रेंड कर रहा है? नहीं देगा। 1 अरब 40 करोड़ की आबादी, थोड़ा सा दिल बड़ा कर लो, मतलब ये बिल्कुल चींटी जितना दिल है। फॉर गॉड सेक हैव अ हार्ट टू लिसन टू द आर्गुमेंट। बाकी ठीक है, आप जो मर्जी करना। अच्छा, मैं आपको बोलने दूंगा, लेकिन ज़बान को औकात में रखिए अपनी, ठीक है? मैं बहुत सभ्यता के साथ आपसे बात कर रहा हूं, मैं फैक्ट्स पे आपसे बात कर रहा हूं। आप अगर मोबाइल उठाकर देखेंगे, हैशटैग मुनीर आउट पाकिस्तान में ट्रेंड कर रहा है सर। मैं आपकी तरह हवाबाजी नहीं कर रहा, तो आप भी हवाबाजी मत कीजिए, आराम से बात कीजिए। ये चूहा बंदर इस तरीके की बात मत कीजिए।
है ना। मैं सुअर की बात नहीं कर रहा ना, मैं सुअर की बात नहीं कर रहा ना, आप भी बंदर और चूहे की बात मत कीजिए सर। मैं सुअर की बात नहीं कर रहा ना, मुहावरा मैंने बोला है अभी। नहीं, मैं भी मेरे को भी सुअरों में बहुत मुहावरे आते हैं सर, मैं नहीं बोल रहा। मेरी बड़ी ना सभ्य डिबेट मानी जाती है इधर इंडिया में, है ना। तो आपको मैं बुलाया है तो आपको भी मैं सभ्य समझता हूं, इसीलिए मैंने डिबेट में इनवाइट किया है सर आपको, और मैं आपसे सर के बात कर रहा हूं, आप देख रहे होंगे लगातार, पूरी कौम, है ना। तो आप बोलिए। हमारी सेना के साथ खड़ी है। हाँ। आप जो है अरे आपकी सेना का जो आर्मी चीफ है वो कहाँ है सर? मुनीर आउट, हैशटैग मुनीर आउट क्यों ट्रेंड कर रहा है? वो तो अपना परिवार लेके भाग गया सर। पाकिस्तानीज आर नॉट टेकिंग इट वेरी सीरियसली, जो गीदड़ भक्ति। दूसरा मैं थोड़ा सा ना अरे सरकार, अरे ओ हो सीरियसली ले लीजिए सर, सीरियसली ले लीजिए। पूरी रात पूरा पाकिस्तान जागता है, तभी तो आपके जो मिनिस्टर है रात को 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। जी हम हमेशा वकार हसन साहब, जागने वाली कौम है, अच्छी बात है। 30 सेकंड दे दें, फिर उसके बाद आप जिस तरह भी करें। पाकिस्तान झूठ मत बोलिएगा, नहीं तो 30 सेकंड का 30वां हिस्सा भी नहीं दे पाऊंगा। झूठ नहीं सुनूंगा सर, आप जो बोले फैक्ट्स पर बात करें, बोलिए। हाँ जी, हमारे पाकिस्तान में कोई आतंकवादी पार्टी रूल नहीं कर। नथुराम गॉडसे ने जब मर्डर किया तो आरएसएस को अच्छा बात सुनिए, ये देखिए, पाकिस्तान की फिक्र कीजिए वकार हसन, बात पाकिस्तान की कीजिए। इंडिया की बात करने के लिए यहां पर मेरे साथ बहुत पढ़े लिखे और आपसे भी ज्यादा काबिल लोग हैं, आपसे भी ज्यादा काबिल लोग हैं। इंडिया की बात आप ना करें, इंडिया की तरफ नजर उठा करके मत देखिएगा। जम्मू कश्मीर पर आप नजर रखते हैं, उसका हश्र आप भुगत चुके हैं 4 जंगों में भुगत चुके हैं। प्रेम शुक्ला ने अयूब खान के तख्ता पलट का उदाहरण दिया, जुल्फकार अली भुट्टो के तख्ता पलट का उदाहरण दिया, नवाज शरीफ के तख्ता पलट को हम सब जानते हैं। और ये बेचारे आपके शहबाज शरीफ तो नवाज शरीफ से भी ज्यादा कमजोर प्रधानमंत्री हैं। वकार हसन, क्या होगा पाकिस्तान का? इंडिया की फिक्र छोड़िए, पाकिस्तान की फिक्र कीजिए। राजीव गांधी को यहीं पे मारा गया था ना भारत में, प्लीज। बेनजीर भुट्टो को कहां मारा गया था? बेनजीर भुट्टो को किसने मारा था? बेनजीर भुट्टो को किसने मारा था? बेनजीर भुट्टो को किसने मारा था? आपकी पुलिस को कौन मार रहा है? आपकी सेना को कौन मार रहा है? आपकी पुलिस को कौन मार रहा है? आपकी सेना को कौन मार रहा है? ईगरली वेटिंग कि आप अपने इमरान खान को जेल में किसने डाल दिया? इमरान खान को जेल में किसने डाल दिया? परवेज मुशर्रफ देश छोड़कर क्यों भागा था? जी भारत की हिस्ट्री भी इतनी अच्छी नहीं है, आप स्टार्ट कर लें। मतलब आपका हिस्ट्री तो गांधी की, अरे हमारी हिस्ट्री बहुत गौरवशाली हिस्ट्री है सर। पाकिस्तान की तरह काला इतिहास नहीं है हमारा, पाकिस्तान की तरह नापाक इतिहास नहीं है हमारा, बड़ा खूबसूरत स्वर्णिम अक्षरों में लिखने लायक इतिहास है। इनका 1000 साल का झगड़ा है, ही ऑल्सो अंडरस्टैंड्स द सिविलाइजेशनल वॉर, और आपको 80 साल की ब्रेक मिली है। वकार हसन, सिविलाइजेशन क्या होती है जानते हैं आप? जी बिल्कुल। अच्छा एक बात बताइए, सुनिए वकार हसन, बहुत गंभीर सवाल पूछ रहा हूं आपसे, आपको वो सवाल समझ में आएगा। पाकिस्तानी फौज के जवान छुट्टियां ले रहे हैं, उनके अधिकारी छुट्टियां ले रहे हैं, और पाकिस्तानी फौज में जो रिटायर्ड हो चुके हैं आपकी तरह वकार हसन, अब उनको बुलाया गया सरहद पर तैनात होने के लिए। आप जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? वर्दी पहनेंगे दोबारा कि नहीं पहनेंगे? क्योंकि जो वर्दी पहनकर सरहद पर तैनात जिन्हें होना था वो तो छुट्टी लेकर भाग गए, बोले हमें मरवा देगा पाकिस्तान भारत के हाथ। नहीं तमाम फौज, और मैंने खुद वॉलंटियर किया लास्ट टाइम, आई हैव कमांडेड अ ब्रिगेड। मैंने कहा मुझे ब्रिगेड अब आप तैयार हैं कि नहीं? 40 लाख में आपका नाम है कि नहीं? जी मैं रेडी हूँ, जो 10 लाख के हमारा रिजर्व है वो सारा तैयार, ऑफिसर काडर भी और जवान भी, और इंशाल्लाह आप देखेंगे अगले मोर्चे पे देखेंगे। ठीक है, आई विल गिव यू अ सरप्राइज। ठीक है, मैं जिंदा भी देखना चाहूंगा आपको। दीपक वोरा साहब, सवाल यह है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो हो रहा है वो पाकिस्तान का बहुत पुराना इतिहास रहा है। किसी को जेल में डालकर खुद सत्ता हथिया लेना, किसी को गला काटकर मार देना फिर सत्ता हथिया लेना। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जिस तरीके से रातों रात एनएसए बदला गया, आईएसआई चीफ भी रहेगा, एनएसए भी रहेगा, और आसिम मुनीर गायब है, हैशटैग मुनीर आउट ट्रेंड कर रहा है। वकार साहब भले ना माने लेकिन ट्रेंड कर रहा है, देखा जा सकता है। पाकिस्तान के अपने हालात क्या बताते हैं? क्या हिंदुस्तानी असले की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद ही खत्म हो रहा है पाकिस्तान? बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगता है जब आपके साथ होता हूं। और जो पाकिस्तान से हमारे मेहमान है, एक ही चीज़ आपको कहना चाहता था, आप तो एक्स फौजी हैं सर, मैं फौजी का बेटा हूं। ये जो चैनल है हमारा, ये विश्व का सर्वश्रेष्ठ चैनल है एंड द बेस्ट एंकर इन एशिया। नहीं सर, मैं आपकी तारीफ खुलेआम करता हूं, मुझे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। तो थोड़ा सा आप तमीज़ से बात करें जब आप इनसे बात करते हैं। एक सर डिप्लोमेसी में हमको सिखाया जाता है, उस अंग्रेजी में शब्द है प्रीटेक्स्टिंग। प्रीटेक्स्टिंग का मतलब क्या होता है? मैंने आपके देश में देखा है कि भारत 24 या 36 घंटे के बीच में हमला करेगा। हमने कब कहा था सर? ये हमको डिप्लोमेसी में सिखाया जाता। आपने ये
टाइमलाइन दिया है और उसके बाद 36 घंटे के बाद आप कहेंगे देखा वो हमसे डर गए, मैंने बचा लिया देश को। दिस इज कॉल्ड प्रीटेक्सटिंग सर। ये बहुत पुरानी खेल है, ये पहली चीज हम सीखते हैं, आपको मालूम नहीं है। दूसरा सर, बाबरा टचमैन, जिन उनके लेक्चर्स मैं सुनता था जब मैं यूएस में था, 1984 में किताब लिखी थी द मार्च ऑफ फॉली, किस तरह से सरकारें गलतियां करती जाती हैं और उसका जो नुकसान होता है वो वहां की जनता को होता है। अगर आज वो जिंदा होती हैं, वो गुजर गई बहुत साल पहले, तो वो लिखती हैं अबाउट पाकिस्तान कि सरकारें गलती करती जाती हैं, भुगतना पड़ता है लोगों को। सर, आपने जो नया एनएसए बनाया है, आप ही का मिलिट्री इंटेलिजेंस, क्योंकि एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की जो मीटिंग्स होती है, दुनिया भर में अधिकांश एनएसएस दे आर सिविलियन, जैसे भारत में है। आपने मिलिट्री वाले को दोनों रोल दे दिए, इसका मतलब वहां पर भी कोई आप लोगों की सिविल अथॉरिटी बिल्कुल वहां पर भी खत्म हो गई है। कोई बुद्धिमान व्यक्ति आता, कहता भाई ये क्या कर रहे हो, दुनिया में देख रहे हो, वो आप नहीं चाहते। और फाइनली सर, हम लोगों की जो एक तरह से जो भी आप कहें, कुरान कहें, गीता कहें, बाइबल कहें, ये मेरे हाथ में है सर, चाणक्य नीति। उसमें ये लिखा हुआ है किस तरह से डील करा जाए देशों के साथ जब संबंध ठीक नहीं होते। साम दाम भेंट दंड सर, याद रखिए। सामा होता है परसुएजन, मेरे जैसे डिप्लोमेट्स ने आपके देश को आइसोलेट कर दिया है सच्चाई बता के। फिर होता है दान, इकोनॉमिक जो मेजर्स लिए जाते हैं, आपको तो मालूम है आपके हाथ में कटोरा है। फिर होता है भेद, वो हमारी इंटेलिजेंस करती है, आपस में फूट पड़ जाती है। इवन इस्लामिक समुदाय में आप अकेले पड़ गए हैं। और फाइनली होता है दंड, हमारे जांबाज फौजी यहां पर मौजूद हैं, कर्नल साहब, वो बताएंगे दंड कैसे जिया। आई डोंट वांट टू से एनीथिंग मोर सर, अभी भी समय है इफ यू वांट टू इंप्रूव, क्योंकि चाणक्य ने एक चीज कही थी सर, सांप का जो जहर होता है उसके फन में होता है, आप लोगों का जहर आपके मन में होता है सर, मन को साफ करिए। चलिए, मैं कर्नल रिटायर्ड शाहिद चौधरी, जो कि पाकिस्तान से रक्षा विशेषज्ञ हैं और आईएसआई के अधिकारी रह चुके हैं पहले, चेयरमैन हैं आज की तारीख में लॉ एंड हार्ट ह्यूमन राइट्स पाकिस्तान के, लॉ एंड हार्ट ह्यूमन राइट्स। मैं उम्मीद करता हूं कि इनका वाकई में लॉ एंड हार्ट होगा, रेड हार्ट नहीं निकलेंगे ये। शाहिद चौधरी साहब, तख्ता पलट का एक इतिहास है पाकिस्तान में। अब जो तख्ता पलट की तैयारी चल रही है, जिस तरीके से मरियम नवाज चचा जान को बेदखल करके खुद वजीर आजम बनना चाहती हैं, रातों रात एनएसए बदला गया, क्या आप मानते हैं कि यह पाकिस्तान में भी अब सेना मान रही है कि भारत के हमले के चलते पाकिस्तान की हुकूमत बेहद कमजोर हो चुकी है और यह वक्त सही है तख्ता पलट करने का? आप तो आईएसआई में रह चुके हैं, बेहतर इस मानसिकता को समझते होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच जनाब। पाकिस्तान के अंदरूनी हालात जैसे भी हो, मैं आपको एक बात ऑनेस्टली बताता हूँ, बीइंग ह्यूमन, एज ए इंसान, डेफिनेटली सब लोग ये समझते हैं कि जंग जो है वो कभी भी खैर नहीं लाती। जंग हमेशा जो है ये बर्बादी लाती है और बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन जब जहाँ तक पाकिस्तान के रेजिडेंट्स का ताल्लुक है, बहैसियत मजमूई एज ए कौम, तो कुरान पाक में अल्लाह ताला का हुक्म है, कुरान पाक में अल्लाह ताला का हुक्म है जिसका मैं मफहूम बयान करता हूँ कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो और आपस में तफरका ना करो। तो उस मामले में पूरी पाकिस्तानी कौम का एक ही मौक़िफ़ है, अगर पाकिस्तान के ऊपर कोई बैरूनी जंग मुसल्लत होती है तो वो मुत्तहिद होकर पाकिस्तान के लिए लड़ेंगे और उसके लिए अपनी जान की कुर्बानी भी पेश करेंगे। ये बात शाहिद चौधरी साहब, बिल्कुल हर देश का अवाम अपने देश के लिए ऐसे ही एक रस्सी से बंधा होता है। आपने कहा जंग जो है वो अच्छी नहीं होती। पहले तो मैं ये जानना चाहता हूं कि ये आपकी धारणा जो है वो आईएसआई में रहते हुए भी थी कि आईएसआई से रिटायर होने के बाद आपकी ये धारणा बनी कि जंग ठीक नहीं होती किसी भी मुल्क के लिए? दूसरी बात मैं ये जानना चाहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर जो लड़ाई चल रही है, खैबर पख्तूनख्वा में सर पुलिस और सेना में आपस में लड़ाई हुई है, बलूचिस्तान में किस तरीके से पाकिस्तानी आर्मी को खदेड़ रहे हैं बलूच आर्मी के लोग, ये हम जानते हैं। ऐसी स्थिति के चलते कहां एक रस्सी में बंधे हुए हैं आप लोग? भाई, जो हर जगह पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी दबाव में आकर, किसी लालच में आकर या किसी मजबूरी में आकर, और वो अपने आप को ऐसा जाहिर करते हैं, बैरून मुल्क की जो एजेंसियां वहां पे जब काम कर रही होती हैं वो ऐसे जाहिर कर रहे होते हैं कि जैसे वो उनके अक्सरियत के नुमाइंदा हैं, जबकि ऐसी बात एक्चुअली नहीं होती। वो लोग थोड़े थोड़े अंदरूनी खलफशार हर जगह पे हैं। आप इंडिया में देख लें, हर जगह मिजोरम से लेकर गुजरात तक हर जगह अंदरूनी खलफशार हैं। कहीं पे मुस्लिम हिंदू लड़ाई कराई जाती है, छोटे छोटे
सियासी मफादात के लिए जिस तरह भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट आवाम को आपस में लड़ाती है, इसी तरह मासूम आवाम हर जगह अच्छा एक बात बताइए, हमारी आवाम आपस में लड़े, आपस में गले मिले, उससे आपको क्या फर्क पड़ रहा है? आपको अपनी फिक्र होनी चाहिए ना सर। मैं आपसे आपके हालात के बारे में बात कर रहा हूं, क्योंकि यहां पर हम देखिए, जैसा कि अभी दीपक वोरा साहब ने कहा कि आपके ऑफिशियल्स की तरफ से ये बयान आ रहे हैं कि भाई 24 से 36 घंटे में भारत हमला कर सकता है। भारत ने तो नाम ही नहीं लिया किसी का, भारत ने तो कोई डेडलाइन दी नहीं है। तो पाकिस्तान को अपने आप क्यों लग रहा है? तख्ता पलट की सुगबुगाहट क्यों रही है? आप कहने से क्यों बदला जा रहा है? मरियम नवाज क्यों सपने देख रही हैं वजीर आजम बनने के? आप मुझे इस बात का जवाब दें कि पाकिस्तान के अंदर ये जो अस्थिरता के हालात हैं, ये क्यों कर हो रहे हैं ऐसे मौके पर जब भारत से हमले का खतरा उसे सता रहा है? भाई मरियम नवाज या बिलावल या कोई भी पाकिस्तानी, उनको हक है सपना देखने का पाकिस्तान का वजीर आजम बने, क्योंकि पाकिस्तान में जमहूरियत है, लोग उनको वोट देंगे तो वो भले बन जाए। दूसरी बात यह है कि मैं कोई ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन तो नहीं हूँ। मैं एज ए चेयरमैन लायन हार्ट फाउंडेशन ह्यूमन राइट्स की बात करने के लिए मैंने आपसे अर्ज की थी कि एज ए ह्यूमन राइट्स, एज ए रेजिडेंट्स ऑफ पाकिस्तान, एज ए ह्यूमन, नॉट एज ए मुस्लिम, एज ए ह्यूमन भी हमारी राय वो है जो एज ए गवर्नमेंट जो हमारी राय है वो तो चौधरी साहब, ये तो बड़ी नाइंसाफी है कि पाकिस्तान के मुतालिक बात करनी हो तो आप ह्यूमन बन जाएं, और जब इंडिया की बात करनी हो तो आप बिल्कुल हो जाएं। ये तो गलत बात है। पूरी दुनिया के मुसलमानों की सेल्फ रिस्पेक्ट और जान कीमती है जितनी पाकिस्तान के सर। मुसलमानों आपको एक की बात बताऊं मैं, शाहिद चौधरी साहब, आपको एक बात बताऊं मैं, वैसे तो अब इंडिया में पाकिस्तानियों की एंट्री बंद है, बैन है, लेकिन अगर कभी इंशाल्लाह जैसा आप बोलते हैं खुले ये एंट्री, तो आइएगा और इंडिया के, हिंदुस्तान के मुसलमानों से मिलिएगा। आप देख पाएंगे कि जैसे आप पाकिस्तान में मुसलमानों को आपकी हुकूमत रखती है, उससे कहीं बेहतर हालात और स्थिति में इंडिया का मुसलमान रहता है और इंडिया से बाहर जाना नहीं चाहता। जैसा आपने कहा ना, कुछ हैं, यहां पर भी हैं कुछ जिनके दिल में पाकिस्तान बसता है। जैसे आपकी तंजीमें काम करती हैं उन लोगों के मन और दिल में जहर घोलने के लिए, तो उनके दिल में पाकिस्तान बसता है। लेकिन 99.9% मुसलमान जो है ना हिंदुस्तान का, वो हिंदुस्तान से अच्छा इस पूरी कायनात में किसी जगह को नहीं मानता रहने के लिए। ये आपको बहुत बड़ी हकीकत बता रहा हूं। बहरहाल, कर्नल तेज टिक्कू साहब हमारे साथ हैं। कर्नल तेज टिक्कू साहब, पाकिस्तान के हालात की समीक्षा कैसे की जाए जिस तरीके से पाकिस्तान में बयान आ रहे हैं? अब देखिए, बहुत मजे की बात है, मरियम नवाज कह रही है कि एटम बम है हमारे पास, परमाणु बम है, डरिएगा नहीं, अवाम हिंदुस्तान का मुकाबला करेगी। और फिर उनकी सरकार यूएन में भी चली जाती है कि इंडिया से बात करो, बचाओ हमको, उनसे बातचीत करके मसला सुलझाने की गुहार लगाई जाए। ये दोहरा चेहरा है पाकिस्तान का, ये क्या बताता है? देखिए, सबसे पहले मैं एक छोटा सा इनिशियल स्टेटमेंट बताना चाहता हूं। इनके ब्रिगेडियर साहब जो थे अभी, उन्होंने कोई बंदरों वगैरह के बारे में बात की। मुझे हैरानगी नहीं हो रही है उन्होंने बंदरों के बारे में बात करी, क्योंकि जिस देश में सबसे बड़ी कमोडिटी गद्दा है जिसको वो एक्सपोर्ट करते हैं, वो बंदर की बात करेंगे तो थोड़ा सा हमें हैरान नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, ये कर्नल साहब ने ये बोला कि मैं ह्यूमन राइट्स का प्रचार करता हूं और उसको बचाने की कोशिश कर रहा हूं, तो आपको ह्यूमन राइट नहीं दिखाई दिया पहलगाम में? आप ये बताइए, चलो फौजियों के ऊपर हमला करते तो शायद हम कुछ बोलते नहीं, लेकिन आपने निहत्थे लोगों को उनका धर्म पूछकर, उनको अलग करके, उनके बच्चों के सामने, उनके बीवियों और बाकी रिलेटिव्स के सामने पॉइंट ब्लैंक रेंज पर उनको आपने मारा। वो आपके ह्यूमन राइट कहाँ थे? और आप बोलोगे ये कश्मीर के आज़ादी पसंद लोग थे। यही प्रॉब्लम है आपकी, क्योंकि अब समय ऐसा आ गया है कि आपके साथ हमें डील करना पड़ेगा, क्योंकि हमने बालाकोट किया, शैलो स्ट्राइक करी, हमने कई सारे आपको बातचीत करने के लिए वाजपेयी साहब वहाँ गए, क्या हमने नहीं किया आपके साथ? लेकिन आप सुधरने को तैयार नहीं हो और आपको सोचना पड़ेगा कि आज आपकी देश की हालत ऐसी खराब क्यों हुई है। मैं ये बताना चाहता हूँ, आपके देश में कोई तख्ता पलट की कोई बात कर रहा है। आपने ये बोला हमारे देश में डेमोक्रेसी है। अरे डेमोक्रेसी, सबसे पॉपुलर जो लीडर है आपका, उसको तो जेल में डाला आपने, एक मैनिपुलेट करके आपने उसके मेजॉरिटी को मिनॉरिटी में तब्दील किया, उसको घसीटा कोर्ट में, फिर जेल में डाला हुआ और कहते हैं हमारे देश में बड़ी डेमोक्रेसी है, और अपने आप को आप हिंदुस्तान के साथ कंपेयर करते हो। ये कहाँ का क्या इंसाफ है? ये आपका क्या सोच है ये आपकी? तीसरे लास्ट मैं बताना चाहता हूँ, आपके देश में जब भी फौजी हुक्मरान था, वो जंग के बाद उसका तख्ता पलट हो गया। अयूब खान
65 के बाद हालांकि इतना स्ट्रांग था वो और आपकी इकॉनमी बहुत अच्छा कर रही थी, लेकिन 65 के एक्सपेरिमेंट के बाद उसको 68 में निकाल दिया गया। फिर 71 में याह्या खान था, उसको निकाल दिया गया। कारगिल के बाद मुशर्रफ को निकाल दिया गया और जियाउल हक जिसने पूरी कश्मीर में इंसर्जेंसी की प्लानिंग करी, उसको भी आपने जहाज के एक्सटेंड में मरवा दिया। और इसका मतलब यह है जंग के बाद आपके हुक्मरानों का तख्ता पलट हुआ, लेकिन मुझे लगता है इस बार आपने अपने चीफ को बदलने का फैसला किया है जंग शुरू होने से पहले। यह एक बहुत बड़ी डिफरेंस है। और ये आप इसीलिए अब उसने क्या किया, जो उसका आईएसआई चीफ था, एनएसए था, उसको ऐसी जगह पर बिठाया ताकि वो उसको बचा सके। मुझे नहीं मालूम है आपके देश में क्या होने वाला, क्योंकि एक जबरदस्त ह्यू एंड क्राई है कि आप पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर इमरान खान को बाहर निकालिए, वो भारत से लड़ सकता है। मुझे नहीं पता आपके देश में क्या होने वाला है, लेकिन जो हम करने वाले हैं, आपको हम यकीन दिलाना चाहते हैं कि पाकिस्तान को बहुत बड़ी पनिशमेंट मिलने वाली है। आप कुछ भी करिए, अब कहीं कहीं भी भाग लीजिए, ये होने वाला है आपका। मुफ्ती फिदा इलाही अब्बासी साहब, कल आप ही की पार्टी के एक नेता थे जो ये कह रहे थे कि पहलगाम के आतंकी जो हैं वो पाकिस्तान का फक्र हैं। ये बड़ी आपत्तिजनक बात उन्होंने बोली थी। खैर, मैंने रजिस्टर करा दी, आपकी नॉलेज में डाल दी। सवाल ये है सर मेरा आपसे कि कोई मुस्लिम कंट्री आपके साथ क्यों नहीं है? ईरान तक ने इस बात पे सहमति नहीं जताई है कि अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो वो पाकिस्तान का साथ देगा। ऐसे में ये कितनी बड़ी चिंता की बात है कि पाकिस्तान जो अपने आप को इस्लामिक मुल्क कहता है, उसके साथ दुनिया का कोई इस्लामिक मुल्क नहीं है, ईरान भी नहीं है। थैंक यू जी। मैं काफ़ी देर से सुन रहा था और पाकिस्तानियों के भी और आपके भी तजज़िये में सुन रहा था। जहाँ तक आपने सवाल किया कि कल जो हमारे साथी ने गुफ्तगू की, मैं बिल्कुल हिमायत करता हूँ उसकी, क्योंकि जिसको आप आतंकवादी समझ रहे उसको हम मुजाहिद समझ रहे। आप आसिम मुनीर को ये कि अकेला समझ रहे, ऐसे नहीं है। आसिम मुनीर के पीछे पूरी कौम खड़ी है। ये मुजाहिद बेगुनाहों का कत्ल करते हैं। अब्बासी साहब, आपके मुजाहिद बेगुनाहों का कत्ल करते हैं, बच्चों को मारते हैं, औरतों को बेवा करते हैं। देखो, ये जैसे मैंने पहले इंटरव्यू में कहा था, जहां मुझे बात करने नहीं दी गई, ये एक मैं पूरी बात करने दूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोगों को बोलते हुए पूरा मुल्क ही नहीं, आपका मुल्क ही नहीं, मेरा मुल्क ही नहीं, पूरी दुनिया सुने। मैं नहीं रोकूंगा आपको, आप बोलिए। मैं तो आपको बता रहा हूं कि जिन्हें आप मुजाहिद कह रहे हैं वो यहां औरतों को बेवा कर रहे हैं, बच्चों को यतीम कर रहे हैं। आज जो हिंदुस्तान के जो पेपर लीक हुई, जहां उन्होंने ये मंसूबा बनाया किस तरह वहां से दहशतगर्दी करनी है और किस तरह पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाना है, कौन सा पेपर लीक? अब्बासी साहब, कौन सा पेपर लीक? 10 मिनट फेक न्यूज बाद एफआईआर दर्ज हुई। 10 मिनट में वो चल के थाने में नहीं पहुंचते तो एफआईआर कैसे दर्ज हुई? और इसके बाद मदरसे में यही पढ़ाया जाता है, यही पढ़ाया जाता है आपको मदरसे में। और क्या सीखोगे वहां पर? फेक न्यूज क्या बता रहे हैं आप? क्या बता रहे हैं? आपको शर्म आनी चाहिए ये बात करने से। आप निकलो, जिहाद करो। और मैं समझता हूँ कि एशिया के अंदर हिंदुस्तान एक दहशतगर्द रियासत है, एक दहशतगर्द रियासत है जो मुसलसल इस फायर के खिलाफ वर्जी कर रहे, कश्मीर के लोगों के ऊपर जुल्म कर रहे, जहां कई महीनों कई सालों से वहां पर जुल्म हो रहा है। लेकिन आलमी कुव्वतें भी इस पर खामोश है, खामोश तमाशाई बने हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान के मुसलमान इसमें खामोश नहीं रह सकते। हम इस जंग में शरीक होंगे। और खामोश नहीं रहो और चलाओ। बोलिए 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 अब्बासी साहब, बोलिए बोलिए। लोगों ने सिर्फ आपका ढका हुआ चेहरा देखा है, पेड़ के पीछे छिपे हुए बंदूक की नली निकालते हुए एक आंख वाला आतंकी देखा है। बोलिए, मैं चाहता हूं पूरा चेहरा आपका आज पूरी दुनिया देखे। बोलिए। देखो, मैं यही कह रहा हूं कि जिसको आप आतंकवादी समझ रहे हैं उनको हम मुजाहिद समझ रहे हैं। वो आतंकवादी हैं। हमारी समझ पर सवाल मत उठाइए, समझ पर उनकी सवाल उठाइए जो कुरान पाक की आयतों को गलत समझते हैं, जो कुरान पाक की आयतों से गलत हवाला लेते हैं। समझ पर उनकी सवाल उठाइए। हम समझते नहीं हैं, हम मानते हैं, हम जानते हैं कि वो आतंकी हैं। जिंदा सबूत है। और गुज़िश्ता दिनों ईरान से गठजोड़ के साथ जो उसके बॉर्डर में एक कमांडर और सुनिए फिदा इलाही अब्बासी साहब,
आप इस सोच के साथ अगर हिंदुस्तान कभी आए ना तो आपको हिंदुस्तान का मुसलमान ही मार डालेगा, ये मेरा दावा है। आप इस सोच के साथ कि यहां पर मुसलमान जो है वो पीड़ित है, उस पर जुल्म सितम हो रहा है, अगर आप आ गए तो आपको हिंदुस्तान का मुसलमान ही निपटा देगा, ये मेरा दावा है। गज़वा हिंद का पेशंगोई जिसको पैगंबर दो जहां हम गजवाए हिंद भी जानते हैं और दारुल खिलाफा भी जानते हैं, हम गजवाए हिंद भी जानते हैं और दारुल खिलाफा भी जानते हैं। नॉलेज हमें भी है कि मंसूबे क्या हैं आपके, लेकिन हिंदुस्तान में वो मंसूबे, वो नापाक मंसूबे कामयाब नहीं हो पाएंगे अब्बासी साहब, ये ध्यान रखिएगा। चलिए मैं लौटता हूं आपके पास, समय बहुत है हमारे पास। हर्षवर्धन त्रिपाठी हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी, आप ये सब आकलन कर चुके हैं और ये आकलन आज का नहीं है, पाकिस्तान का ये चेहरा नया नहीं है, बल्कि नया ये है कि पूरी दुनिया अब ये चेहरा न केवल जान गई है, पहचान गई है और मान गई है। कोई कंट्री पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ा। पाकिस्तान का सेना प्रमुख, आर्मी चीफ भाग चुका है, वहां पर रातों रात तख्ता पलट होने की तैयारी की जा रही है। पाकिस्तान अपने ही जाल में फंस चुका है। देखिए अनुराग जी, सबसे पहले तो ये मुझे लगता है कि बेईमान लोगों को भारत के टीवी चैनलों पर नहीं दिखाना चाहिए। ये पाकिस्तानी बेईमान सर, दिखाना चाहिए। मैं आपसे आप मुझसे बहुत सीनियर है सर, दिखाना चाहिए, वरना लोग कहते हैं कि ऐसे लोग कहां बसते हैं, ऐसे लोग कहां हैं। ये बैठे हैं, देखिए, ये फिदा इलाही अब्बासी, ये बैठे हुए यहां पर, इनको देखना दुनिया को चाहिए, समझना चाहिए। बोलिए सर। क्यों नहीं दे रहे? नहीं, मेरी निजी राय है कि ये बेईमान लोग हैं, ये आतंकवाद दुनिया भर में फैलाते हैं और ये दुनिया भर की कहानियां सुनाते हैं। ये भारत के मुसलमानों के मन में दुनिया की और जो गंदगी है वो भरने की कोशिश करते हैं। ये दुनिया के मंचों पर ऐसी बदतमीजियों का इस्तेमाल करते हैं और जितनी बातें कर रहे होते हैं वो बेसिर पैर की होती है। हाँ, भारत में क्या कुछ हो रहा है इसको दुनिया देख रही है, पाकिस्तान में जो हो रहा है वो दुनिया देख रही है। तो क्या हुआ, पाकिस्तान के ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लग गए, पाकिस्तान को दुनिया का कोई देश मदद नहीं कर रहा है, पाकिस्तान कटोरा लेकर भीख मांग रहा है और आप इनको थोड़ी जगह दे देते हैं तो इनको कुछ और इनका घर चल जाएगा। ये बेईमान लोग जिस तरह की बदतमीजियां करते हैं और ऊट-पटांग हरकतें करते हैं, ये जब कह रहे हैं कि आतंकवादी को मुजाहिद मानते हैं, लेकिन पाकिस्तान में बैठे राजनीतिक पार्टी पीएनपी के नेता जब ये कहते हैं कि आतंकवाद हमारा धर्म है, वो मुजाहिद है, आतंकी नहीं है, तो फिर पाकिस्तान की पोल खुल जाती है। ये सबूत है जो हम पाकिस्तान को दे रहे हैं। पाकिस्तान में बैठा है पाकिस्तान का ही आतंक का सबूत देने वाला नुमाइंदा। निश्चित तौर पर। और देखिए, पाकिस्तान की जहां तक बात है, मैं ये कह रहा हूं कि ये वाला खेल अब खत्म हो गया है। ये डिफेंस एक्सपर्ट लोग जाने, हमारी तो उतनी समझ रक्षा की नहीं है, लेकिन ये खेल अब खत्म हो गया कि तख्ता पलट करेगा कोई, सेना वाला आ जाएगा, ये सब खेल खत्म हो गया है। अब पाकिस्तान पूरी तरह से खत्म होने की तौर पर बढ़ रहा है। अब पाकिस्तान में जो वहां की समझदार, जो भी थोड़ी बहुत आवाजें थी, जिन लोगों की समझ होती थी, वो भी अब उल्टा सीधा बोलने लगे, उनको भी नहीं समझ में आ रहा है। पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हो, पाकिस्तान के इंटेलेक्चुअल्स हो, पाकिस्तान के वो लोग जिनको लगता था कि हम आज नहीं तो कल इनको दुरुस्त कर पाएंगे, उन्होंने भी आत्मसमर्पण कर दिया है, सरेंडर कर दिया है। वो आतंकवाद के आगे, वो इन जो उग्रवादी आतंकवादी लोग हैं उनके आगे, वो पूरी तरह से जिहादियों के आगे वो सरेंडर कर चुके हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये तख्ता पलट से आगे का खेल है। अब पाकिस्तान के भीतर आप उसको गृह युद्ध कह लीजिए, आप उसको कह लीजिए एक दूसरे के सामने आकर खड़े हो जाएंगे और ये खुद ही एक दूसरे को मारकर खत्म कर देंगे। वैसे ही एक दूसरे की जान के पीछे पड़े हुए हैं। अब इनको बाहर से मदद नहीं मिलती है, अब इनको डॉलर नहीं मिल रहे हैं, भिखमंगे हैं, कटोरा लेकर घूमते हैं, उस कटोरे में कोई चवन्नी डालने को तैयार नहीं। अब क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे की चवन्नियां लेने के लिए गला काट रहे हैं और उसकी बात नहीं स्वीकार करके ये बता रहा है ये आदमी की आतंकवादी नहीं मुजाहिद है। ये क्या तमाशा फैलाए हुए। और मैं फिर कह रहा हूं, ये बेईमानी, ये पूरी तरह से दुनिया के सामने ये झूठ लगातार बोलते रहे। इमरान खान ने क्या कहा था अमेरिका में जाकर, 40 से 50 हजार ऐसे आतंकवादी हमने पैदा किए। अभी इनका मंत्री क्या कह रहा है कि हमने दुनिया भर में, हमने अमेरिका के दबाव में आकर, रशिया के दबाव में आकर हम आतंकवादी पैदा करते रहे। इनको शर्म नहीं आती है। आतंकवाद की एकमात्र जमीन अगर दुनिया की सबसे बड़ी है तो वो पाकिस्तान है। दूसरे लोग तो अभी इनसे बहुत पीछे हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, पाकिस्तान खत्म होना अब इसकी नियति है और इस बार जहां जाकर ये खड़ा हुआ है, इनका खत्म होना तय है। समय कितना लगेगा ये बस देखने वाली बात होगी।
अच्छा, फिदा इलाही अब्बासी, आप बीच बीच में बहुत बोल रहे हैं। मैं आपको बता दूं, आप कह रहे हैं आतंकी नहीं हम मुजाहिद हैं, आतंकी नहीं हम मुजाहिद हैं। मैं आपको बता दूं कि कौवा जो है अपने अंडे कोयल के घोंसले में दे आता है, तो उस अंडे से कोयल नहीं निकलती, निकलता कौवा ही है। चलिए, मैं एक बार, जिसको आप आतंकवादी समझ रहे हैं उसको समझ रहे हैं। आप मानते हैं, आप मानते रहिए साहब, आप मानते रहिए। हम जिसे आतंकवादी समझ नहीं रहे हैं, हम जिसे आतंकवादी मानते हैं, जो आतंकवादी होता है, आप उसे मुजाहिद समझते रहिए। मैंने कहा ना कि कौवा कोयल के घोंसले में अपना अंडा दे देता है, इससे उस अंडे में से कोयल नहीं निकलती, निकलता कौवा ही है। कौवा भले ही समझ ले कि कोयल निकलेगी उसमें से, लेकिन ये वही वाला मामला है। फिदा इलाही अब्बासी के लिए आपका क्या जवाब है प्रेम शुक्ला साहब? हसन दुरानी, मैं आता हूं आपके पास इसके बाद। देखिए, पाकिस्तान के ना तो देखो पाकिस्तान के हुक्मरान ना तो कोई बात ऐसी करते हैं जिसका कोई औचित्य हो, ना उनके फिदा इलाही अब्बासी साहब, आप स्काइप पर हैं, आपका ऑडियो नहीं आ रहा है, डिस्टर्ब कर रही है आपकी आवाज। आप शांत हो जाए, मैं लौटूंगा आपके पास। जो इनकी दशा है, जिस तरह का दुर्दशा पाकिस्तान पर सवार है, पाकिस्तान के हुक्मरानों पर सवार है। हाँ, नहीं सनक है, और सनक का परिणाम ये होगा कि जब जो है गधा प्रधान देश सनकता है तो चीपो करने के अलावा उसके पास कुछ होता नहीं, तो रेंक रहे हैं ये। और रेंक किसके बूते रहे हैं? अपनी सनक के बूते रहे हैं। मैं आपको माफी के साथ रोक रहा हूं। देश के गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त कुछ कह रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं। और इस लड़ाई में न केवल 140 करोड़ भारतीय, पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है। लामबंद होकर सभी दुनिया के देश एक मुश्त होकर आतंकवाद के खिलाफ ये लड़ाई में भारत की जनता के साथ खड़े हैं। और मैं फिर से संकल्प दोहराना चाहता हूं, जब तक आतंकवाद समाप्त नहीं होगा हमारी लड़ाई चालू रहेगी। और जिन लोगों ने एक कृत्य किया है उसका उचित दंड उनको निश्चित रूप से दिया जाएगा। भाइयों बहनों, आज बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा की 9 फुट ऊंची प्रतिमा का यहां अनावरण किया गया। बोडोफा न केवल बोडोलैंड के लिए, न केवल बोडो। जी प्रेम शुक्ला, आप अब बात पूरी कर सकते हैं। तो जिस तरह का सनक सवार है, उस सनक से ही समझ में आता है कि उनकी दुर्दशा का जो समय है वो प्रारंभ हो गया है। आपके पास आटा है नहीं, आपके पास हथियार है नहीं, आपके पास विमान है नहीं, आपके पास साहस है नहीं। आप 1965 में मार खाए फिर भी नहीं सुधरे, 71 मार खाए फिर भी नहीं सुधरे, आपको बालाकोट में घुसकर मारा फिर भी नहीं सुधरे। अरे भाई, आपको दुनिया में अब कोई खैरात देने के लिए तैयार नहीं है। अब सऊदी अरेबिया और संयुक्त अरब अमीरात भी जो है इनके कटोरे में भीख डालने के लिए तैयार नहीं है जी। ये चीन के भरोसे बैठे हुए हैं। जो चीन मुसलमानों को सूअर की मांस खिलाता है, उस चीन के सामने कटोरा फैला खड़े हैं और इस्लाम की दुआई देते हैं। उठते बैठते जो है ये इस्लाम की दुआई देते हैं, लेकिन जो मस्जिदों को बंद कर देता है, जो मुसलमानों की दुर्दशा करता है, उस चीन के सामने बेशर्मी से कटोरा लेकर खड़े होते हैं। ऐसे बेशर्मों को क्या कहा जाए अनुराग जी? ठीक है, इनकी दुर्दशा का आलम तो यही है ना कि जो पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर जो कोई नमाज पढ़ता है उसकी दुर्दशा कर देता है। हसन दुरानी पाकिस्तान से जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनका रुख करूंगा। हसन दुरानी साहब, सवाल यह है कि खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरीके का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है सेना और आपकी पुलिस के बीच, मैं एक जंग के हालात अगर देखूं, मैं नहीं चाहता कि जंग हो, ना आप चाहते हैं, लेकिन अगर मैं जंग के हालात देखूं, अगर मैं फर्ज कर लूं कि जंग हो रही है और आपकी सेना अगर खैबर पख्तूनख्वा छोड़ करके बॉर्डर पर आ जाती है या अफगान सीमा छोड़ करके बॉर्डर पर आ जाती है, तो आपके लिए कितनी बड़ी मुश्किल हो जाएगी उन बॉर्डर्स को लेकर के, जो अफगान सीमा है, जो खैबर पख्तूनख्वा की सीमा है। आपको 3 मोर्चे पर लड़ाई लड़नी है, ये आप जानते हैं ना।
देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जिस वीडियो की आप बात कर रहे हैं, ये वीडियो बहुत पुरानी है और ये लेटेस्ट वीडियो बिल्कुल नहीं है। और कल कौन सा वीडियो सर, कौन सा वीडियो? इसमें आपने ये कहा है कि पुलिस की और फौज की आपस में लड़ाई हो रही है और आपने कहा कि वीडियो वायरल हो रहा है। ठीक है सर, ये पुरानी वीडियो है और ये आज की नहीं है, ये कम से कम 4 से 5 साल पुरानी वीडियो। तो मतलब 4-5 साल से सेना और पुलिस में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है आपके देश में? एक ही हुआ था वो, ठीक है। दूसरी बात ये थी कि आपने कहा कि जंग नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन अभी जो बतौर एक सहाफी के मेरा वैसे जाती ख्याल है कि भारत जो है वो कभी भी जंग शुरू अभी तक फिलहाल जो है वो नहीं करेगा। हाँ, 25 मई के बाद शायद वो जंग शुरू कर सके, क्योंकि 25 मई तक जो है आपका IPL चल रहा है और पूरी दुनिया के जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो इंडिया में मौजूद है। पाकिस्तान के अंदर जो PSL चल रहा है, और अगर खुदा ना खास्ता अगर जंग की सिचुएशन हो रही होती तो भारत जो है वो जो PSL है उसको डेफिनेटली थोड़ा बहुत अपना जो आपका IPL है उसको थोड़ा बहुत उसको रोकता और प्लेयर्स को बाहर निकालता है। क्योंकि देखिए, प्लेयर्स की सिक्योरिटी इंटरनेशनली बहुत ज्यादा जरूरी होती है और अगर खुदा ना खास्ता कहीं पे भी कोई हसन दुरानी साहब, प्लेयर्स को तो हमने पाकिस्तान से भागते हुए देखा था सर, इंडिया से आपने कभी भी प्लेयर्स को भागते हुए नहीं देखा होगा। मुझे याद है किस तरीके से स्टेडियम में खड़े हुए प्लेयर्स थर-थर कांप रहे थे आपके आतंकियों से और किस तरीके से प्लेयर्स को निकाला गया था सुरक्षा के बीच पाकिस्तान से। तो ये हालत पाकिस्तान में हो चुके हैं, इतिहास गवाह है, लेकिन इंडिया में कभी नहीं रहे, ना कभी होंगे। यहाँ हर कोई सुरक्षित है, आप भी आ जाएंगे तो आप पूरी तरह सुरक्षित हैं। ठीक, अच्छा अब अगली फिदाई अब्बासी की गारंटी नहीं लेता। अगली बात कर लूं, उसके बाद ये है, अभी दीपक बोहरा साहब ने बहुत अच्छी बात की है, बहुत सीनियर और सीजन्ड वो जो है वो शख्स हैं और उनकी बात को सुनना भी चाहिए होता है। उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान को जो अभी जो नेशनल सिक्योरिटी की जो कमेटी है उसके सरबराह एक फौजी को बना दिया गया, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही कहा। और उन्हें ये भी बताया है कि जो है सिविलियंस जो होते हैं वो पूरी दुनिया के अंदर, तो अभी हम देखते हैं कि मैं मेरी मजबूरी हसन दुरानी साहब, मेरे पास समय नहीं है, लेकिन हम कल भी बैठेंगे, चिंता ना कीजिए हसन दुरानी साहब, आपको मैं बुलाऊंगा कल की डिबेट में भी और कल अपनी बात आप पूरी कीजिएगा। टू बी कंटिन्यूड कहकर मैं आज अभी सभी पैनलिस्ट जो मेरे थे उनको धन्यवाद कहना चाहूंगा। भारत पाकिस्तान के बीच जब तक ये चर्चा चलती रहेगी, हम 5 बजे की डिबेट में ताल ठोक के में यही चर्चा जारी रखेंगे। तमाम दर्शकों का जो ये डिबेट देख रहे थे बहुत बहुत धन्यवाद। कल शाम 5 बजे फिर एक मुद्दे के साथ ठोकेंगे ताल, पूछेंगे सवाल। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। एक बड़ी खबर आपको बता दूं, राजनाथ सिंह ने अमेरिकी रक्षा मंत्री से बात की है। भारत और पाकिस्तान के तनाव के बीच राजनाथ सिंह ने यह बातचीत की है। राजनाथ सिंह ने पीट हेग्सेथ से फोन पर बातचीत की है।